सबसे इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन था कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ISO 27001 को। तो एक पूरा वीडियो मैंने बनाने का सोचा, जिसमें मैंने सोचा कि जिस तरह के पूरे स्टेप्स हैं, अगर मैं वन बाय वन उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ इस वीडियो में, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ISO 27001 को, और सारे स्टेप्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और स्पेशली उनके लिए जो ISO 27001 इम्प्लीमेंटेशन में नए हैं, जिनको नहीं पता ISO 27001 को किस प्रकार इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट सपोर्ट। आपको स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कंप्लीट सपोर्ट चाहिए। कंप्लीट रिसोर्सेज, बजट्स, जो भी आपको चाहिए, आपको इन प्लेस चाहिए ISO 27001 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बिना मैनेजमेंट सपोर्ट के, बिना स्टेक होल्डर सपोर्ट के आप ISO 27001 को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर आपको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, अगर आपको प्रॉपर बजट्स नहीं मिलेंगे, तो आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट सपोर्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको लेना ही पड़ेगा। बिना इसके इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको एज अ प्रोजेक्ट लेके चलिए। आप जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ करिए, और इसको इम्प्लीमेंटेशन को ISO 27001 की एज अ प्रोजेक्ट लेके आप चलें। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है स्कोप को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या क्या आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के, डिफरेंट लोकेशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन में कवर करने हैं। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की 5 डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ऑपरेट कर रही है। कौन सी लोकेशन को आप इस स्कोप में कवर करना चाहते हैं, आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा ISO 27001 के स्कोप डॉक्यूमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्कोप डॉक्यूमेंट। ये स्कोप ही डिफाइन करेगा कि ISO 27001 कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं ISMS पॉलिसी की। ISMS पॉलिसी एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट है जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको जो एग्जिस्टिंग इश्यूज दिख रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप ISO 27001 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पर्पस है मैनेजमेंट को बताने के लिए कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं, और किस तरह के कंट्रोल्स आप उनको यूज़ करेंगे उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, किस तरह के आप कंट्रोल्स यूज़ करेंगे और क्या आप अचीव करना चाहते हैं अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये आप डिफाइन करेंगे ISMS पॉलिसी में, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है वो है रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी। आपको डिफाइन करना पड़ेगा रूल्स, जहाँ पे आप जो भी एसेट्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, उनके साथ में जो भी वर्नरेबिलिटीज़ हैं, करंट जो आपकी थ्रेट्स हैं, जो भी इम्पैक्ट्स हैं, जो भी लाइक्लीहुड है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी आपको यहाँ पे डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्टेप में। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद अगला स्टेप आता है रिस्क असेसमेंट का और रिस्क ट्रीटमेंट का। तो रिस्क ट्रीटमेंट प्रोसेस का जो है पर्पस, वो है डिक्रीज करना रिस्क्स जो भी नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो जो भी रिस्क आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आपको मिलते हैं, उनको आपको डिक्रीज़ करना चाहिए रिस्क ट्रीटमेंट को यूज़ करते हुए। अब डिक्रीज़ कैसे करेंगे? डिक्रीज़ कर सकते हैं एनेक्सर ए के कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करके। एक 114 कंट्रोल्स हैं एनेक्स ए के अंदर, जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिस्क असेसमेंट और रिस्क ट्रीटमेंट के लिए। सॉरी, रिस्क ट्रीटमेंट के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए नहीं, रिस्क ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है जो है स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। जब रिस्क स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। जैसा कि मैंने बताया 114 कंट्रोल्स हैं, बट आपको सारे के सारे इंप्लीमेंट नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे, आपके रिस्क पे जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, आपके एसेट्स पे किस तरह के कंट्रोल्स आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में आप डिफाइन करेंगे कौन से कंट्रोल्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं SOA, स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी।
ठीक है। इसमें आप सारे कंट्रोल्स डिफाइन करेंगे और बताएंगे कौन से कंट्रोल्स आपके एनवायरनमेंट पे एप्लीकेबल हैं और कौन से नहीं हैं और क्या रीज़न है उनको इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे, तो वो सारा आपको इसमें डिटेल डालना पड़ेगा, ठीक है। और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो भी आपको इसमें बताना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी के बाद बात होती है रिस्क ट्रीटमेंट प्लान की। रिस्क ट्रीटमेंट प्लान में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कैसे आप जो कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे और कौन करेगा इम्प्लीमेंट। रिस्क ट्रीटमेंट प्लान में आपको ओनरशिप देना पड़ेगा और मतलब कब तक कंप्लीट होगा, टाइमलाइंस देने पड़ेंगे आपको रिस्क ट्रीटमेंट प्लान के अंदर, ठीक है। तो ये रिस्क ट्रीटमेंट प्लान आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे आपको वो सारे कंट्रोल्स जो आपने डिफाइन करे हैं और जो भी मैंडेटरी प्रोसीजर्स आपने क्रिएट करे हैं वो आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। जो भी नई पॉलिसी, जो भी नए प्रोसीजर्स आपने क्रिएट करे हैं वो आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। और थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस आपने इम्प्लीमेंट किए होंगे जो कि लोगों के लिए अधिकतर मुश्किल रहता है एडजस्ट करना शुरू में। तो इसलिए ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन का, जहाँ पे अगले स्टेप में हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के बारे में, ठीक है। तो ये देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप है ट्रेनिंग अवेयरनेस का। तो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम में आप इम्प्लीमेंट करेंगे सारे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स और इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस पे कि आप क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको समझाना पड़ेगा कि आप क्यों इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्या है रीज़न इम्प्लीमेंटेशन का और क्या आप किस तरह से उनको बेसिकली आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ प्रोसीजर्स हो जो उनके लिए नए हों, जो कि जिसके साथ आपके एम्प्लॉयज़ फेमिलियर ना हो, तो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपने कुछ ऐसा नया इम्प्लीमेंट कर दिया है जिसके बारे में वो लोग ऑलरेडी अवेयर नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जिसको कि हमने डिस्कस किया। आप इस वीडियो को मैं सजेस्ट करूँगा एक बार और देखें, जहाँ पे आपको थोड़ा सा इन डेप्थ समझ में आएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी सीक्वेंस आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।